नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र लीलर एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन जो है फिर से पार्ट 2 के अंतर्गत देख रहे हैं कि पीटीटी विशेष परीक्षा के अंतर्गत जो आ रहा है प्रश्न जो रिपीट हो रहे हैं, राजस्थान जीके के प्रश्न, उन्हीं प्रश्नों का अपन फिर से जो है सॉल्यूशन लेके आए हैं। हल करेंगे अपन चारों ऑप्शन सहित। तो वही प्रश्न जो बार बार आपसे पूछे जा रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, कम से कम वह प्रश्न जो है हमें छोड़ना नहीं है। देखें दोस्तों, पहला प्रश्न जो है अपना कि सन 1905 ईस्वी में जयपुर में वर्तमान पाठशाला की स्थापना किसने की थी? कौन सी पाठशाला दोस्तों? वर्धमान पाठशाला की स्थापना किसने की थी? तो देखें दोस्तों, आपके सामने जो ऑप्शन है वह ऑप्शन है ए मेजर शैतान सिंह, ऑप्शन बी गुलाबचंद कासलीवाल, ऑप्शन सी मास्टर भोलेनाथ और ऑप्शन डी है अर्जुन लाल सेठी। दोस्तों बात हो रही है 1905 की, तो अपन बात करेंगे कि वह स्वतंत्रता सेनानी भी था जिसने वर्धमान पाठशाला की स्थापना की थी। एक क्रांतिकारी था जिसने जयपुर को जो है अपनी कर्मस्थली बनाते हुए उसने क्या किया था? जयपुर और अजमेर को अपनी कर्मस्थली बनाते हुए उन्होंने जो है क्रांतिकारी कार्य किए थे। मेजर शैतान सिंह की बात करते हैं अपन पहले ऑप्शन में, तो वह जो है एक सैनिक थे, मेजर थे आर्मी के अंतर्गत, जिनका संबंध जोधपुर से। दोस्तों बी ऑप्शन गुलाबचंद कासलीवाल, इनका संबंध तो जयपुर से है, लेकिन ये 1905 के वर्धमान पाठशाला का पूछ रहे हैं, तो ये हो नहीं सकते हैं। अब अपर देखें मास्टर भोलेनाथ का, तो ये भी नहीं। और आपका आंसर सही जो आंसर है वह है अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी दोस्तों ध्यान दें, ये जो है स्वतंत्रता सेनानी थे, क्रांतिकारी थे। इनकी मुख्य रूप से दोस्तों पुस्तकें याद रखना, कई बार जो है क्या होता है कि इनकी पुस्तकें पूछ ली जाती है, और इनकी मुख्य रूप से 3 पुस्तकें हैं। मुख्य रूप से 3 पुस्तकें हैं अर्जुन लाल सेठी जी की। अर्जुन लाल सेठी जी के द्वारा रचित पुस्तकों में पहली पुस्तक है आपके शूद्र मुक्ति। कौन सी? शूद्र मुक्ति। पुस्तक नंबर 2 है स्त्री मुक्ति। स्त्री मुक्ति। और पुस्तक संख्या 3 है आपके सामने महेंद्र कुमार। कौन सी पुस्तक है? महेंद्र कुमार। ये तीनों पुस्तकें दोस्तों भारत के अंतर्गत जो है स्वतंत्र होने के लिए हम जिन कुरीतियों को छोड़ने का प्रयास कर रहे थे, उन कुरीतियों के बारे में दे रखा है। अर्जुन लाल सेठी जी की जो है मुख्य रूप से ये पुस्तकें हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अपन नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है अपना कि राजस्थान का धान्यगार कहा जाने वाला क्षेत्र, राजस्थान का धान्यगार कहा जाने वाला क्षेत्र सिंचाई के लिए पानी कहाँ से लेता है? देखो दोस्तों प्रश्न को बहुत ही उसने लपेट करके दिया है आपके सामने, क्योंकि सीधा पूछना चाहिए था कि धान्यगार किसे कहा जाता है, किस जिले को कहा जाता है। तो दोस्तों आपके लिए जो है प्रश्न, इस प्रश्न को पहले सॉल्व करते हैं कि धान्यगार कहा जाने वाला क्षेत्र सिंचाई के लिए पानी कहाँ से लेता है, यानी कि उस क्षेत्र में जो नहर है, मुख्य रूप से नहर, वो नहर कौन सी है? तो अपन शुरू करते हैं इसका आंसर निकालना। धान्यगार दोस्तों कहा जाता है किसको? गंगानगर को। राजस्थान का सिरमौर, मैंने राजस्थान जिलेवार की जो आपके लिए वीडियो दिया था, उस वीडियो के अंतर्गत अपना पहला जिला जो है गंगानगर शुरू किया गया था, और उस गंगानगर के अंतर्गत आपको बताया गया था कि गंगा नहर जो है वह कहाँ बहती है, किसने उसको शुरू किया था और उसका मुख्य कार्य क्या है। तो दोस्तों धान्यगार कहा जाता है किसको? गंगानगर को। किसको कहा जाता है दोस्तों? गंगानगर को। ध्यान दे दोस्तों,
धान्यगार, यानी कि यहाँ पे जो एक नहर बस है वह है गंग नहर, जिसे अपन गंगानगर की जीवन रेखा भी कहते हैं। और जो है उसमें ये भी मैंने बताया था कि ये गंग नहर का जो पानी है वह अधिक से अधिक सिंचाई के लिए ही काम में लिया जाता है। हालांकि लिया तो पीने और नहर यानी सिंचाई के लिए दोनों के लिए लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे अधिक जो है कार्य किस रूप में होगा, सिंचाई के रूप में होगा। तो अब आपका जो है आंसर यहाँ सामने देखें, ऑप्शन ए गंग नहर, ऑप्शन बी यमुना नहर, ऑप्शन सी गुड़गांव, ऑप्शन डी भाखड़ा नहर। दोस्तों ये तो है आपके एनसीआर का क्षेत्र, ये तो है नहीं। अब भाखड़ा नांगल बांध का पानी, यहाँ पे कोई नहर नहीं छोड़ी गई है, अपने राजस्थान में नहीं। अब यहाँ पे दें यमुना नहर, अपने राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र में नहीं है, और ये है आपका आंसर कौन सा, गंग नहर। महाराजा गंगा सिंह ने जो है इस नहर का जो है पानी गंगानगर के अंतर्गत लाए थे, और वहाँ पे सिंचाई के लिए जो है इस पानी को काम में लिया जाने लगा। और वहाँ पे जो है इस पानी को सिंचाई के लिए जब काम में लिया जाने लगा तो वहाँ के क्षेत्र भी लहलाने लगे, फसलें होने लगी, और वो क्षेत्र जो है धान का भंडार कहा जाने लगा, वहाँ पे उपजाऊपन अधिक होने लगा है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न अपना, राजस्थान में वालरा क्या है? वालरा क्या है दोस्तों? प्रश्न वालरा, ऑप्शन ए बागवानी, ऑप्शन बी मछली पालन, ऑप्शन सी वैज्ञानिक खेती, ऑप्शन डी चलायमान खेती। तो दोस्तों अपने ऑप्शन से पता चल रहा है कि वालरा क्या है। वालरा एक खेती का प्रकार है, जो अलग अलग प्रकार से की जाने वाली खेतियां हैं, उन खेती प्रकारों में से ही एक प्रकार है आपका वालरा। तो अपन देखते हैं दोस्तों, राजस्थान में कहीं पे भी जो है मुख्य रूप से बागवानी असंभव है, हालांकि होती है, कम होती है। मछली पालन नहीं है इससे संबंधित। वैज्ञानिक कृषि और चलायमान कृषि के अंतर्गत देखें दोस्तों, वैज्ञानिक कृषि जो वर्तमान में प्रयोग की जा रही है, अलग अलग प्रकार के बीज का उन्नयन करके और मिट्टी की जांच करके, उस मिट्टी की जांच के अकॉर्डिंग ही जो है बीज को काम में लिया जा रहा है, और आधुनिक साधनों से जो वो खेती की जा रही है वो हो गई आपकी वैज्ञानिक। अब अपन बात करते हैं चलायमान खेती। प्राचीन काल में क्या होता था दोस्तों कि लोग जंगलों को जला जला करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे और वहाँ पे बीज बो देते थे और वहाँ पे कुछ जगह पे खेती कर देते थे, यानी जंगलों को नष्ट करके वहाँ पे जो है बीज बो करके खेती कर दिया जाते थे। बो करके भी नहीं, फेंक दिया जाते थे वहाँ पे बीज। तो वो जो खेती होती थी वो खेती थी चलायमान खेती, उसी का नाम है वालरा खेती। क्या नाम है दोस्तों? वालरा खेती, या अपन कहें राजस्थान के अंतर्गत वालरा जो है जूमिंग कृषि को भी अपन कह सकते हैं। तो ये जो है आपका आंसर सही है कौन सा? चलायमान खेती का। और अपने वालरा क्या है? तो ये एक खेती का प्रकार है, यानी कि इसे अपन क्या कह सकते हैं? जूमिंग भी कहते हैं, और इसको हम चलायमान खेती भी कहते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अपन नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 की तरफ। लेते हैं अपन चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट क्या है दोस्तों? पहले इसको थोड़ा सा अपन जो है क्लेरिफाई कर लेते हैं। अजरक प्रिंट जो है वह एक विशेष प्रकार के ब्लॉक वाली शॉल होती है। क्या होती है? एक विशेष प्रकार की ब्लॉक प्रिंट शॉल होती है दोस्तों। इसमें जो है मुख्य रूप से देखा जाए तो अजरक प्रिंट में नॉर्मल जो सामान्य रंग होते हैं, जनरल कलर होते हैं, केवल उन्हीं को जो है इनके अंतर्गत छापा जाता है। जैसे नीला है, काला है और पीला है, हरा है, इस प्रकार के जो नॉर्मल कलर है
उन्हें नॉर्मल कलर से जो है इस प्रकार की प्रिंट की जाती है। शॉल जो बनाई जाती है ये मुख्य रूप से जो है सिंधी जाति के लोगों के द्वारा बनाई जाती है, उनका ये मुख्य रूप से पेशा है अजरक प्रिंट का। तो ध्यान दे दोस्तों, अपने ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए बीकानेर, बी जैसलमेर, सी भरतपुर और डी है आपका कौन सा, बाड़मेर। तो दोस्तों इनके अंतर्गत ध्यान रखना, ये जो जिला प्रसिद्ध है वह जिला आपका कौन सा है, बाड़मेर का जिला। अजरक प्रिंट जब भी आए आप अपना आंसर सीधा दे दीजिएगा, किसको, बाड़मेर को। ये केवल कुछ नहीं, एक शॉल का प्रकार है जिसपे छापी जाती है। अब नेक्स्ट प्रश्न अपन देखें कि राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। ऑप्शन ए देखा जाए जोधपुर, बी जैसलमेर, सी बाड़मेर और डी है आपका बीकानेर। तो ध्यान दे दोस्तों, राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान जो है वह कहाँ पे स्थित है, बीकानेर में स्थित है। कहाँ स्थित है, बीकानेर में स्थित है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो होती है, स्थापना कब, स्थापना होती है सन 1993 ईस्वी में। 1993 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना होती है और यह जो है राष्ट्रीय कृषि विभाग के अंतर्गत आता है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान विभाग के अंतर्गत आता है। ये ध्यान रखना इसको भी, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान विभाग के अंतर्गत जो है यह क्षेत्र आता है। ये रिसर्च सेंटर जो है राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान, ये रिसर्च सेंटर किसके अधीन आता है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान विभाग के अंतर्गत, जिसकी स्थापना हुई थी आपके कब, सन 1993 ईस्वी में। बागवानी संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो वह है आपके बीकानेर में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं अपन। बूंदी में स्थित झील जिसका निर्माण राजा उमेद सिंह ने करवाया था, वह झील कौन सी है। दोस्तों आपको जगह पूछ लिया गया है, पहले प्रश्न क्या पूछे जाते थे उन प्रश्नों को देखिए। पहले झील का नाम होता था, जगह पूछी जाती थी, यह झील किस जिले में स्थित है। अब झील से जो है उल्टा कर दिया उसने, जैसे बूंदी में स्थित झील जिसका निर्माण करवाने वाले राजा है राजा उमेद सिंह, उन्होंने क्या करवाया था, एक झील का निर्माण करवाया था, वह झील कौन सी है। तो ऑप्शन ए आपके सामने नवलखा झील, ऑप्शन बी कोलायत झील, ऑप्शन सी फायसागर झील, ऑप्शन डी जो है वह कौन सी झील, सिलिसेड झील। दोस्तों ध्यान दें, आपको इन झीलों के अंतर्गत नाम पता होना चाहिए, कौन सी झील कहाँ कहाँ स्थित है। तो अपन जो है ऑप्शन डी से शुरुआत करते हैं। ऑप्शन डी के अंतर्गत झील है आपकी कौन सी झील, सिलिसेड की झील। और ये सिलिसेड झील जो है वह है आपके कहाँ पे, अलवर में। कहाँ स्थित है, अलवर में। ऑप्शन सी फायसागर झील अजमेर में। फायसागर कहाँ पे है, अजमेर में, जिसे अपन आना सागर झील के नाम से भी जानते हैं। कोलायत झील बीकानेर में। कहाँ पे है, बीकानेर। मैंने वीडियो पढ़ाया था उसमें आपको पूरा समझा दिया था। सांख्य प्रणेता कपिल मुनि जो यहीं के, उनकी यही जो है उनकी कर्मस्थली रही है। अब है नवलखा झील, वह है आपके कौन से जिले में, वह है उत्तर आपका बूंदी जिले में। तो बूंदी जिले का पूछ रहे हैं, तो बूंदी जिले में तो मात्र एक ही झील है, इनमें से तो अपने को कन्फ्यूजन होना ही नहीं है। आपका ऑप्शन राइट है कौन सा, नवलखा झील। कौन सा ऑप्शन सही है, नवलखा झील। दोस्तों नवलखा नाम से जो है कई बने हुए हैं दर्शनीय स्थल, उनको अपन पढ़ लेते हैं। तो नवलखा महल बना हुआ है, क्या बना हुआ है, नवलखा महल। नवलखा तालाब बना हुआ है, वह कहाँ स्थित है, राजस्थान में पूछे जाते हैं। ये राजस्थान वाले जो एग्ज़ाम होते हैं, स्तंभ है वह पूछा जाता है। नवलखा बावड़ी पूछी जाती है आपसे, नवलखा बावड़ी पूछी जाती है। नवलखा दरवाज़ा भी पूछा जाता है, नवलखा दरवाज़ा। नवलखा किला,
नवलखा से संबंधित जो भी है आप अपनी पुस्तक के अंतर्गत, नोटबुक के अंतर्गत लिख दें दोस्तों। तो देखें, नवलखा झील तो हो गई बूंदी के अंतर्गत। नेक्स्ट लिखा है आपके नवलखा महल, वह आपके राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत जिसे वर्तमान में अपन उदयपुर के नाम से जानते हैं। तो नवलखा महल कहाँ पे हो जाएगा? उदयपुर में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? उदयपुर में हो जाएगा। अगर आपसे नौलखा स्तंभ पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए? नौलखा स्तंभ। तो नौलखा स्तंभ जो है आपके उदयपुर के जस्ट नज़दीक ही एक जिला है जिसका नाम है चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है आपका नौलखा स्तंभ। अगर आपसे नौलखा बावड़ी पूछ ली जाए तो वह कहाँ है? वह है डूंगरपुर में। कहाँ है? डूंगरपुर में। दोस्तों, नौलखा दरवाज़ा पूछ लिया जाए आपसे तो वह नौलखा दरवाज़ा जो है वह कहाँ है? रणथंभौर में। कहाँ है? नौलखा रणथंभौर के अंतर्गत जो है यह स्थित है नौलखा दरवाज़ा। अगर नौलखा किले से संबंधित प्रश्न पूछे आपसे तो वह आपकी सबसे नवीन रियासत के पास में ही जो है वह है झालावाड़। जिला है आपका जगह है आपका झालावाड़। उस झालावाड़ के अंतर्गत जो है यह नौलखा किला स्थित है। एक दोस्तों प्रश्न अपने यहाँ से भी पूछ ले, अगर नौलखा महल पूछ लिया, स्तंभ पूछ लिया, बावड़ी पूछ ली, दरवाज़ा पूछ लिया, किला पूछ लिया, लेकिन अगर आपसे मंदिर पूछ लिया जाए, अभी मंदिरों का ट्रेंड बहुत चलता है दोस्तों, तो मंदिर से संबंधित प्रश्न भी जो है याद रखें। नौलखा मंदिर जो है पूछ लिया जाए आपसे तो वह कहाँ है? अपने पाली जिले के अंतर्गत है। तो ये हो गए आपके नौलखा से संबंधित जितने भी राजस्थान के अंतर्गत दर्शनीय स्थल है वे सारे आपसे। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन 7वें प्रश्न की ओर, और 7वां प्रश्न है अपना, मोरेल बांध परियोजना किस जिले में स्थित है? मोरेल डैम जो है उस पर एक परियोजना स्थित है और इस परियोजना से जो है सिंचाई भी की जा रही है और विद्युत का उत्पादन भी किया जा रहा है। तो मोरेल बांध परियोजना किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए सवाई माधोपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, सी भीलवाड़ा और डी है आपका कौन सा? टोंक। तो मोरेल बांध जो है अपने राजस्थान का सबसे बड़ा कच्चा बांध माना जाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा कच्चा बांध वह कौन सा है? तो वह है आपका मोरेल बांध। और ये मोरेल बांध जो है वह किस जिले में स्थित है? यह है आपके ऑप्शन नंबर ए सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के अंतर्गत ये कच्चा बांध बना हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं अपन, प्रश्न संख्या 8। काजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट वह कहाँ स्थित है? काजरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी जोधपुर और ऑप्शन डी है उदयपुर। दोस्तों, काजरी के अंतर्गत जो है कृषि से संबंधित जो प्राकृतिक बीज है उन बीजों का जो मिश्रण किया जा रहा है और नई किस्म के जो पौधे तैयार किए जा रहे हैं उनके इसके अंतर्गत रिसर्च वगैरह करके जो है किया जा रहा है। तो वो कहाँ स्थित है? तो काजरी जो है आपके कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? जोधपुर के अंतर्गत काजरी स्थित है। नेक्स्ट अपन देखें प्रश्न संख्या 9। उदयपुर राज्य में डाकन प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया? डाकन प्रथा जो होती है समाज के अंतर्गत एक कुरीति है। किसी भी वृद्ध महिला या विधवा महिला को जो है डाकन बता करके उसको जो है प्रताड़ित किया जाता है, उस पर अत्याचार किया जाता है। तो इस प्रथा को जो है उदयपुर राज्य के अंतर्गत कब बंद किया गया? वर्तमान में उदयपुर जिला है, लेकिन बात करें अपन
स्वतंत्रता से पूर्व जो रियासतीकालीन समय था, उस रियासतीकालीन समय के अंतर्गत जो है राज्य के रूप में माना जाता था। तो ऑप्शन ए 1850 ईस्वी, 1853 ईस्वी, 1855 और 1858 ईस्वी, ये आपके सामने ऑप्शन है। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, इसका आंसर जो है बता देते हैं, उसके बाद आपको जो है इसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं, विस्तार से अपन इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो उदयपुर राज्य में डाकन प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया? सन 1853 ईस्वी में। ऑप्शन बी राइट है। ध्यान दें दोस्तों, उदयपुर राज्य के अंतर्गत राजा हुए थे मेवाड़ के राजा स्वरूप सिंह जी। महाराजा स्वरूप सिंह जी ने अप्रैल 1853 ईस्वी के अंतर्गत खेरवाड़ा उदयपुर के अंतर्गत यह प्रयास किया था और इस कुप्रथा पर रोक लगाने का कार्य किया था। राजस्थान में पहली बार ये जो है कदम उठाया गया था। नेक्स्ट अपन प्रश्न लें, नाल हवाई अड्डा कहाँ अवस्थित है, किस जिले के अंतर्गत ये हवाई अड्डा है, हवाई पट्टी है? तो ध्यान दें यहाँ पे ऑप्शन ए जैसलमेर, जालोर, बी ऑप्शन सी बीकानेर और ऑप्शन डी है आपका कौन सा? सिरोही। तो ध्यान दें ये जो नाल हवाई अड्डा है वह कहाँ अवस्थित है, कहाँ स्थित है? बीकानेर के अंतर्गत स्थित है। ये जो हवाई अड्डा है इसका संचालनकर्ता कौन है? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतर्गत यह हवाई अड्डा जो है संचालित होता है। नेक्स्ट अपन लेते हैं प्रश्न संख्या 11, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से होकर के कर्क रेखा गुजरती है? दोस्तों यहाँ पे देखें अपने भारत का मैप, उस भारत के मैप के अंतर्गत अपन देखते हैं कि कर्क रेखा कहाँ से होकर के जो है गुजरती है। यहाँ पे भारत का मैप बना रहा हूँ, उस भारत के मैप के अंतर्गत देखें, भारत के मैप के अंतर्गत ये बीचों बीच से होकर के गुजरती है। ये रेखा जो है कितने डिग्री अक्षांश पे है? तो यह रेखा जो है 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से भी जानी जाती है। राजस्थान के मात्र 2 जिलों में से होकर के निकलती है। ये अपना राजस्थान यहाँ पे मैप में, और इस मैप के अंतर्गत मात्र 2 जिले, ये जिले हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा, मात्र इन 2 जिलों से होकर के निकलती है। तो राजस्थान के मात्र 2 जिले डूंगरपुर और बांसवाड़ा, कौन कौन से जिले? डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इन 2 जिलों से होकर के जो है ये गुजरती है। ध्यान दें दोस्तों, राजस्थान के अंतर्गत यह जो रेखा है वह कितनी लंबी दूरी तय करती है? तो यहाँ पे राजस्थान में मात्र 26 किलोमीटर, मात्र कितने किलोमीटर? 26 किलोमीटर जो है ये रेखा गुजरती है। तो अपने ऑप्शन देख लेते हैं कि गंगानगर, जो राजस्थान के सिरमौर कहा जाने वाला जिला, धान्यगार कहा जाने वाला जिला, राजस्थान के सबसे उत्तर में स्थित जिला गंगानगर, ये हो नहीं सकता। ध्यान दें बांसवाड़ा बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा इसका, बांसवाड़ा, क्योंकि मात्र 2 जिलों से होकर के ही गुजरती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। तो अपन अपने को जो है नेक्स्ट प्रश्न के अगर ऑप्शन ए बी में से भी अगर आपका राइट हो रहा है तो भी ध्यान दीजिएगा, आगे वाले ऑप्शन जरूर पढ़िएगा। कई बार 2 ऑप्शनों को जो है साथ में जोड़ करके भी आपके सामने प्रश्न रख दिया जाता है, जैसे बी और सी या ए और बी, इस प्रकार के प्रश्न भी रख दिए जाते हैं। इसलिए ऑप्शन सारे पढ़ करके जो है अपने को सटीक होकर के फिर जो है आपका आंसर देना है। कोटा नहीं है, झालावाड़ नहीं है। अगर यहाँ पे ऑप्शन में बी तो दे रखा है बांसवाड़ा, अगर सी में जो है यहाँ डूंगरपुर दे दिया होता और ऑप्शन डी के अंतर्गत जो है ये कर दिया होता ऑप्शन बी और सी दोनों, तो आपको जो है आपका ऑप्शन जो है उस समय राइट होता कौन सा? डी ऑप्शन सही होता। नेक्स्ट प्रश्न के अंतर्गत देखें दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से राजस्थान में मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण कौन सा नहीं है? यहाँ पे प्रश्न को जो है दोस्तों गौर से जरूर पढ़िएगा, जहाँ नहीं आता है
वहाँ ज़रूर पढ़िएगा। कन्फ्यूजन होती है, हड़बड़ाहट के अंतर्गत अपन गलत करके आ जाते हैं और कह देते हैं कि ये तो जो है डिलीट होने वाला प्रश्न है। प्रश्न को ढंग से पढ़ के फिर ऑप्शन जो है राइट करना है। आपको नहीं पूछा है मरुस्थलीकरण का प्रमुख जो है कारण नहीं है, मरुस्थलीकरण किन वजह से जो है नहीं हो रहा है। ऑप्शन ए दिया है नमी के कारण। क्या राजस्थान के पश्चिमी जिलों के अंतर्गत जो अपने 12 जिलों के अंदर मरुस्थलीकरण है, उन मरुस्थलीकरणों के अंतर्गत नमी है? बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान दें, मरुस्थलीकरण का कारण है ये, अपने को पूछा नहीं, अपने को कारण है, ये तो कारण है। अब है अति पशुचारण। वहाँ पे ध्यान दें दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत वहाँ पे लोगों का जो मुख्य रोजगार है वो पशुपालन ही है। तो यहाँ पे अति पशुचारण से जो है मरुस्थलीकरण बढ़ता है, क्योंकि पशु जो होते हैं वो घास और फूल पत्तियाँ वगैरह जो है खा जाते हैं। तो ये भी कारण है, अपने को नहीं पूछा है। नगरीकरण है मरुस्थलीकरण, क्योंकि अगर जो खेत है उनको अगर हम उजाड़ देंगे और वहाँ पे कस्बे बसा देंगे, नगर बसा देंगे, तो वो जो है उसका कारण होगा। और अब अपने जो है ऑप्शन संख्या डी शुष्क कृषि, ये माना जाएगा अपना सही आंसर। शुष्क कृषि इसका कारण नहीं है। शुष्क कृषि होती है अपने राजस्थान के जो है पश्चिमी जिले जो हैं, उन पश्चिमी जिलों के अंतर्गत शुष्क कृषि होती है। कम पानी से भी जो है फसल तैयार हो जाती है, जैसे अपने बाजरे की फसल है। नेक्स्ट अगर अपन प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 13, इस प्रश्न संख्या 13 के अंदर देखें, भारत से जुड़े हुए सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर, यानी कि पतन नगर कहा जाता है बंदरगाह को। तो बंदरगाह कौन सा है जो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ माना जाता है, वो लिंक्ड है सिंधु घाटी सभ्यता से? तो ध्यान दें, ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी रोपड़ और ऑप्शन डी जो है वह है मोहनजोदड़ो। दोस्तों ऑप्शन देखते ही पता हो जाना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के दो जो है जुड़वा राजधानियाँ जिसको कहा जाता है, उन जुड़वा राजधानियों में से एक है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही भारत में वर्तमान में नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन अपन नहीं चूज करेंगे। इसको पहले ही जो है अपन रेड इंक्ड कर देते हैं, अपन लाइन से बाहर कर देते हैं। बाकी बचे 3 ऑप्शन, तीनों अपने भारत के हैं। पहला ऑप्शन कालीबंगा, ये कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। बी ऑप्शन लोथल, गुजरात में। तो ध्यान दें दोस्तों, यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन नगर है, बंदरगाह जो है गुजरात के अंतर्गत है। गुजरात जो अरब सागर से उसकी सीमा लगती है, वहीं अपना जो है प्राचीन सभ्यता का एक स्थल है, बंदरगाह है लोथल बंदरगाह। ये बंदरगाह दोस्तों जो है कौन सी नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे जो है, भोगवा नदी के किनारे जो है यह स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं अपन, प्रश्न संख्या 14। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों अपना, मेवाड़ प्रजामंडल में किस महिला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? अभी तक आपने प्रश्न जो आए हुए हैं उनको देखा होगा आपने कि यहाँ पे जो है पुरुष का नेतृत्वकर्ता का नाम आया होगा, लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है ये एग्ज़ाम के अंतर्गत आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। RSSB जैसे एग्ज़ामों के अंतर्गत पूछा गया प्रश्न है, तो यहाँ पे महिला को पूछा है। आपको जो है इसका नॉलेज होना चाहिए कि तो किस महिला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, यानी वहाँ पे जो नेतृत्वकर्ता महिलाएं थी वो कौन थी? तो ऑप्शन ए है आपकी जानकी देवी, ऑप्शन बी नारायणी देवी, ऑप्शन सी कालीबाई और ऑप्शन डी है किशोरी देवी। दोस्तों मेवाड़ के अंतर्गत आपको जो है पढ़ाया था मैंने माणिक्यलाल वर्मा जी को। माणिक्यलाल वर्मा जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा था पुरुषों के अंतर्गत।
किसका रहा था? माणिक्य लाल जी वर्मा का, जिन्होंने पंछीड़ा गीत जैसे अर्जी नामक शीर्षक से गीत जो उन्होंने लिखे थे वो माणिक्य लाल जी वर्मा। अपने को महिला पूछा है तो उन्हीं की पत्नी थी नारायणी देवी वर्मा। कौन थी? नारायणी देवी वर्मा। इसने भी, नारायणी देवी वर्मा ने भी जो है पुरुषों से कंधा मिलाकर महिलाओं को संगठित करके और जो है मेवाड़ प्रजामंडल को गति प्रदान की थी उन्होंने। तो अपना ऑप्शन जो है ऑप्शन बी वह करेक्ट है। ध्यान दें दोस्तों, किशोरी देवी ने भी जो है अपने किसान आंदोलनों के अंतर्गत भाग लिया था। कालीबाई आपने पढ़ा होगा, शिक्षक दिवस जब मनाते हैं अपन तो कालीबाई का नाम भी अपन वहाँ पे पढ़ते हैं। इन्होंने अपने गुरु के अपमान के लिए जो है अपमान का बदला लेने के लिए जो है लोगों का सिर तक, अंग्रेज़ों का सिर तक काटने के लिए जो है तैयार हो गई थी कालीबाई। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आज का अपना अंतिम इस प्रश्न इस मॉडल पेपर का। तो प्रश्न संख्या 15 है, अमृता देवी के नाम से वन्य जीव उद्यान किस जिले में है? यहाँ पे उद्यान है दोस्तों, अभयारण्य नहीं है। उद्यान पूछा गया है, वन्य जीव उद्यान राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है अमृता देवी नामक वन्य जीव उद्यान? क्या पाली में है, जालोर, जोधपुर या चूरू? ये जो प्रश्न है दोस्तों, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ये वन्य प्रेमियों के लिए जो है प्रश्न लिया गया है। वन्य प्रेमी एक समाज जिसे अपन विश्नोई समाज के नाम से भी जानते हैं, और विश्नोई समाज के अंतर्गत महिला हुई थी अमृता देवी, जिसने खेजड़ी नामक वृक्ष की कटाई को रोकने के लिए जो है अपने आप का बलिदान दिया था। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए उन्हीं के साथ साथ कई महिलाओं ने, 363 महिलाओं ने जो है इसका साथ दिया था और इस जो है पुण्य के काम में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी। ये जो है ये अपने जोधपुर जिले के अंतर्गत है। कौन से जिले में? जोधपुर जिले के अंतर्गत है वन्य जीव उद्यान। खेजड़ली नामक ग्राम के अंतर्गत आपको देखा होगा ये पार्क बना हुआ है, वन्य जीव उद्यान। दोस्तों, आप अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यही आपका मोटिवेशन हमें और अच्छे से अच्छा प्रश्न यानी एग्जामिनर के माइंड तक पहुंचने के लिए हमें मजबूर कर देता है। तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब कमेंट करके जो है मजबूर कीजिए और अच्छे प्रश्न लाने के लिए। इसी के साथ मिलते हैं अपन नेक्स्ट मॉडल पेपर के अंदर। धन्यवाद।